सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं थोड़ा अपना दोस्त है होस्ट सतविंदर टीनो। इस हफ्ते का पोलिटिकल इशूज़ प्रोग्राम लैके थोड़ी कचहरी में हाजिर हाँ। हर हफ्ते की तरह टीवी एशिया ते टीवी एशिया प्लेटफॉर्म है जो कि हर एक की आवाज़ बनता है, जिथे असी बखरे बखरे पहलुओं की चर्चा करते हैं, चाहे वह फार्मर्स इशू होए ते चाहे वह किसी भी तरह का धक्का होए देश के विच, किते भी ओदी आपां आवाज़ बनते हैं, कि मजलूमां की आवाज़ बनते हैं टीवी एशिया के राही। इस तरह गल करते हैं राजनीति की, हर तरह की राजनीति जो हो रही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देश ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत कुछ हो रहा है। सिक्ख्या ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ है ਜਾਂ GDP है ਉਹ ਜਿਹੜੀ किस ਪਾਸੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ है, और ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਗਲ ਆਲਰੇਡੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਝਾਤ ਦੇਖੀ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ममता दीदी ने जो कारनामा किया उत्थे, जो उन्होंने किया, जो उन्होंने सारे उहदे जिहड़े नतीजे सामने है। अज उत्थे ममता जी दे नाल किवें होर लोग आ रहे ने दूसरी पार्टी नूं छड्ड के, ते जिस तरह उस तो पहला भी इलैक्शन होए सी, हुण ताजे जिहड़ी आपां चोणां होण जा रहीआं ने अगले साल दे विच पंजाब दे विच, उत्तर प्रदेश दे विच, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 0478012345 ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸੰਦੀਪ ਬਾਲਮੀਕੀ ਜੀ। ਸੰਦੀਪ ਬਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਸਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਿਹਰਾ ਉੱਭਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਬਾਲਮੀਕੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। संदीप जी, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ टीवी एशिया ਤੇ। वेलकम सर जी। सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत जी। संदीप जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਬਚਪਨ कित्थों ਦੇ ਇੱਥੇ तक किद्दां पहुंचे। सभी दर्शकों को मेरा सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत। और मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का, जिन्होंने ये बात आज पूरे वर्ल्ड में सुनाने के लिए एक अहम कदम उठाया। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं एक छोटा सा गांव है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में सरगथल, वहां मेरा जन्म हुआ और मैंने 10वीं क्लास गांव से ही पास की। 10वीं क्लास पास करने के बाद 2000 में हम लोग दिल्ली आ गए थे। 99 में वहां से पलायन कर गए थे। 2000 में हमने दिल्ली में 11th क्लास, 12th क्लास और ग्रेजुएशन, और फिर वहां लॉ फैकल्टी से लॉ किया। उसके बाद वकालत शुरू की, और मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से मैं विधायक बना हूँ, वहां पर जो हमारी कम्युनिटी के या जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, मैं उनके फ्री में लिटिगेशन मुकदमे वगैरह लड़ता था। एक नॉमिनल सी फीस 100 रुपए महीना टाइप लेता था उनसे, और उनके मुकदमे फ्री में लड़ता था। और उसके बाद जब हम लोग वकालत में थे, कॉलेज में थे, तो ये फिर अन्ना का आंदोलन देश में आया, और उसके बाद जो राजनीति हुई है वो तो बिल्कुल आपके सामने ही है, आप लोग देख ही रहे हो, है ना। जैसे जैसे आप लोग सवाल पूछते जाओगे, मैं आपको सारी चीजें बताते जाऊंगा कि किस तरह से हुआ, किस तरह से नहीं हुआ। सर, आपने बात की अन्ना आंदोलन की। जो अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, तो उसका पूरे चैनल्स पे पूरा लाइन पूरा लाम लश्कर से उसकी बात चल रही थी कि अन्ना हजारे हमेशा हमारे लिए चेंज लेके आएंगे। लेकिन आज जो देश, उसमें से उसी आंदोलन में से आप भी निकले हो। केजरीवाल साहब उसी आंदोलन से आए हैं, आपने भी उन्हीं की पार्टी ज्वाइन की थी, आम आदमी पार्टी, आप उससे विधायक भी बने सुल्तानपुरी से। तो वो आज जो आंदोलन तब चला था अन्ना हजारे जी, आज देश को बहुत जरूरत है उनकी, आज वो कहाँ चले गए?
देखिए टीनू जी, एक 2013 में एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। एक दूसरा आदमी आता है, वो इसको आंदोलन बनाता है। एक तीसरा जी आदमी इस आंदोलन को ज्वाइन करता है। फिर एक चौथी मोहतरमा इस आंदोलन को ज्वाइन करती है। जी फिर एक पांचवा आदमी आता है, इसको आंदोलन को वो भी रामलीला मैदान लेके जाता है। और एक छठा आदमी आता है, वो इसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाता है। और एक सातवां आदमी आता है, इन 6 लोगों की मेहनत को कंपाइल करके देश के लोगों के बीच में जाता है कि भाई देश लुट गया है, कांग्रेस ने देश को खा गई है, आप मुझे वोट दो, मैं तुम्हें एक बेहतर इंडिया दूंगा, एक बेहतर हिंदुस्तान दूंगा, आप मुझे वोट दो। तो जी 7 साल के बाद एक फैसला आता है और उस फैसले में 2014 में सरकार बन जाती है, मोदी सरकार। उसमें जी जो पहला आदमी था उसको सभी बैंकों का चेयरमैन बना दिया जाता है, सभी जितने भी बैंक थे इंडिया के। और दूसरा जो जी आदमी था अन्ना हजारे, जिसने आंदोलन किया था, उसको जी Z+सिक्योरिटी और जीने के सारे संसाधन भाजपा के द्वारा दिए जाते हैं, और वो आज तक क्वारंटाइन है, उसके बाद दिखा रहे हैं। तीसरा जो व्यक्ति था वो था केजरीवाल, जिसके हिस्से में आई दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली की कुर्सी। जी चौथी जो मोहतरमा थी किरण बेदी, उसको मिला राज्यपाल का पद। पांचवा जो आदमी था लाला रामदेव, वो देश का बड़ा व्यापारी बन गया। छठा जो आदमी था सुब्रमण्यम स्वामी, वो सांसद बन गया बीजेपी से। और जो जी सातवां आदमी था वो बना देश का प्रधानमंत्री, और देश के लोगों के हिस्से में आया बाबा जी का ठुल्लू। कुछ नहीं मिला देश के लोगों को। ये एक स्क्रिप्ट थी जो नागपुर आरएसएस के दफ्तर में लिखी गई थी। केजरीवाल एक प्रोजेक्टेड व्यक्ति था दिल्ली में, कि दिल्ली में अगर लोग बीजेपी और कांग्रेस से नाराज होते हैं तो वो कहाँ जाएंगे। मुझे महापुरुषों की बात याद आती है। महापुरुष कहते थे एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, और मैं तीसरी बात तो इसमें जोड़ता हूँ, एक सांपनाथ और नागनाथ के संभोग से जो पैदा हुआ सपोलिया, ये वो लालाजी केजरीवाल। तो ये प्रोजेक्टेड सीएम है, इलेक्टेड सीएम नहीं है। आप देख भी रहे होंगे, जिनको गालियां दे दे करके सरकार में आया, कांग्रेस के साथ बैठ के सरकार में नहीं, उसके बाद खुलेआम से कहता है कि मेरा बाप जो है वो संघी परिवार है, मेरा बाप इमरजेंसी के टाइम जेल में गया था, हम बीजेपी के लोग हैं। इन्हें खुल के खुद बयान दिया था। और आप लोग देख भी रहे, जब झाड़ू लॉन्च की तो वाल्मीकि मंदिर में की, लेकिन जब सरकारें आ जाती हैं फिर ये अक्सर राम मंदिर में दिवाली की पूजा करता है, हनुमान का पाठ करता है। तो ये जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, ये एक ही परिवार के लोग हैं, चाहे भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे केजरीवाल है ना, ये सारे एक ही तरह के लोग हैं। और ये एक्सपोज भी हो चुका है। इसने जिस पे भी आरोप लगाए सब पे माफिया मांगी इसने, चाहे वो पंजाब का सुखबीर बादल हो, मजीठिया हो, या शीला दीक्षित हो, या अरुण जेटली हो, अपोलॉजी, सबसे अपोलॉजी मांगी इसने जब इसने आरोप लगाए। तो ये एक्सपोज हो चुका है, और ये सिर्फ हमारे समाज के लोग ही इसके साथ लगे हुए थे। और अब धीरे धीरे उन लोगों को भी पता चल रहा, लोग इसका जो नकाब के पीछे का चेहरा था, जैसे अन्ना हजारे आज कहीं नहीं दिखता। लोगों ने बड़े नारे लगे थे, अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। गांधी भी इस देश का गद्दार था, मैं कहता हूँ, और अन्ना भी गद्दार है। ये लोग सारे जो है ना, ब्राह्मणिकल व्यवस्था के, मनुवादी व्यवस्था के पुरोधा, उसको पोषने पालने वाले लोग हैं ये लोग। जी आपने कहा, लेकिन लोग, दिल्ली के लोग जो पंजाब में जो दिखाया जाता है, मैंने काफी एड्स देखी, लोगों से मेरी बात हुई है, तो वो तो ये कहते हैं कि जो केजरीवाल साहब है दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्कूल्स लेके आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स, मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं लोगों को। आप टीनू भाई एक चीज देखिए, मोहल्ला क्लिनिक की बात आपने कही, जी ये आपने सुना होगा, क्या कोई मोहल्ला क्लिनिक क्वारंटाइन में काम आया, कोरोना में काम आया, आपने सुना कभी? जी जी नहीं जी सुना होगा। एक जी मोहल्ला क्लिनिक का जो स्ट्रक्चर है, वो एक कमरे का स्ट्रक्चर है, 5 लाख में बढ़ जाता है। इन्होंने जी 25-25 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट किए। ये बहुत बड़ा घोटाला है। और जो आप बात कर रहे हो स्कूलों की, जी स्कूलों में सिर्फ बिल्डिंगें बनी है, और बिल्डिंगों में मुख्यमंत्री बहुत मोटा पैसा खाता है, कम से कम 35% मुख्यमंत्री खाता है इसमें पैसा, ब्लैक मनी जो घोटाला जो होता है। और स्कूल में टीचर है ही नहीं, बिल्डिंगों का क्या करोगे? लोगों ने अपने घर बहुत बड़े बड़े बना रखे हैं। अगर स्कूल बिल्डिंग से स्कूल बनते तो लोग अपने बच्चों को घरों में रख ले, टीचरों की जरूरत ही नहीं है। तो टीचर तो है ही नहीं दिल्ली में, ना कोई भर्ती हो रही है, ना कोई टीचर है। जो लोग हैं वो बल्कि हटा दिए गए हैं। और एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊं आपको, एड हॉक पॉलिसी ये जो लेके आए हैं, इसमें रिजर्वेशन नहीं है। और जितने पहले लोग लगे हुए थे हमारे, सबको हटा दिया इन लोगों ने। और ये रिजर्वेशन को बिल्कुल खत्म करने का इनका बहुत बड़ा प्लान है।
और ये लोग जो सरकारें जो चल रही हैं, जो बिजली पानी की भी बात लोग करते हैं, आप दिल्ली में जाकर देखिए, मेरा मकान है वहां पर, एक मकान बंद पड़ा है, 500-700 बिल उसका बंद मकान का भी आता है, और खूब बिल आ रहे हैं लोगों के। लेकिन क्या है ना, जो महापुरुषों की जो बातें, मनी माफिया मीडिया, सब कुछ तो इनका है, मनी इनका है, माफिया इनका है, मीडिया इनके पास है। जो मीडिया चाहता है वो दिखाते हैं, ये लोग जो चाहते हैं वो दिखाते हैं। और जो बजट है पब्लिकेशन का, वो 800-800 करोड़ रुपए केजरीवाल उसमें लगाता है, पब्लिश करवाने में, अखबार के मालिकों को देता है या न्यूज चैनल्स को देता है। लेकिन वही पैसा अगर हॉस्पिटल बनाने में लगाए या और तरह की जो फैसिलिटीज उसमें लगाए, तो कुछ ना कुछ प्रावधान होगा। लेकिन ये बिल्कुल बकवास है जो आप लोग देखते हो टीवी में, न्यूज में, या जो सोशल मीडिया में है। जो मोदी कर रहा है, जो मोदी ने किया, वही जी केजरीवाल कर रहा है। सिर्फ सोशल मीडिया का, सोशल प्लेटफॉर्म का, न्यूज़पेपर एजेंसीज का, न्यूज चैनल्स का, इनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा दे करके खरीद रखे सारे लोग, और उसी तरीके से सरकार चल रही है भाई साहब। सर, खुद आपने एक बार बोला था, दिल्ली में स्पीच की थी कि केजरीवाल जो हैं वो देश की राजनीति को बदल देंगे, जो गंदी राजनीति है उसको रिप्लेस करेंगे। ये आप ही ने बोला था एक बार। देखिए, हम लोग जो है, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं जी और जो बहुजन समाज के लोग हैं, हम लोग ना दिल से काम करते हैं, दिमाग से नहीं करते। और ये जो लोग हैं, ये दिमाग से काम करते हैं। मैं 2001 से जुड़ा हुआ था केजरीवाल के साथ, हमें कभी लगा ही नहीं, हमें लगा ये बड़ा ईमानदार आदमी होगा। जब ये अनशन करता था हम लोग रोने लग जाते थे, यार कितना ईमानदार आदमी है। लेकिन जब देखा इसका सिस्टम, और जब नजदीकियां बढ़ी, जब देखा कि किस तरह से एक सोची समझी चाल के तहत इसको प्रोजेक्ट किया गया, जब चीजें समझ में आई, और जब हमने बातें रखनी शुरू करी अपने समाज की या बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी की, बहुत सारे, जब मैं इनकी सरकार में था, मैं मंत्री था, मैं बहुत सारे बिल ऐसे लेकर आया कैबिनेट में जिन पे इन्होंने चर्चा भी नहीं करी, क्या कि फजूल की बातें हैं। जो हमारे लोगों के साथ होता आया है, अगर आप ईमानदार हो राजनीति में समाज के प्रति, तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, आपको उस पार्टी में टिकने नहीं दिया जाएगा। आप कातिया के कुत्ते तो बन के रह सकते हो, लेकिन समाज के वफादार कभी नहीं हो सकते इन पॉलिटिकल पार्टियों में, जो स्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टी है। जी। आपने कहा कि ये ईमानदारी, हर एक बंदा ये बोलता है। अब ओके, पंजाब में भी अभी यही हो रहा है कि कोई भी पार्टी में लीडर हो, किसी भी पार्टी में हो, जब आपकी जो प्रीवियस पार्टी थी आम आदमी पार्टी, उसमें आता है तब वो पवित्र हो जाता है, उस पे जो भी उसने करप्शन की होती है वो क्लियर हो जाती है। जब वो दूसरी पार्टी में होता है, अब दो पार्टियां जो है, एक तो राष्ट्रवाद की है और एक ये पार्टी है जो आम आदमी पार्टी है, जो बीजेपी, वो बोलते हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा वो एंटी नेशनल है। अब जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलता है उसको बोला जाता है कि ये बंदा करप्ट है। देखिए जी, जी जी पता है जी क्या है, आप ना, आप, मैंने फिर कहा था, जो मनी माफिया मीडिया है, जितने तंत्र हैं किसी भी बात को फैलाने का, वो सारे इनके पास है, इन लोगों के पास। बीजेपी का देश की आजादी में कोई आंदोलन नहीं रहा, संघ का कोई आंदोलन नहीं रहा, ना इनकी कोई भागीदारी रही। लेकिन आज ये देश के सबसे बड़े ठेकेदार बने हुए हैं कि भाई देशभक्ति का सर्टिफिकेट यही बांटते हैं। और जब सिंधिया जैसे लोग, सचिन पायलट जैसे लोग इनमें जाते हैं, तो वो ईमानदार हो जाते हैं। नहीं तो आपने देखा भी है आज कितने ईमानदार लोग हैं। गोधरा कांड का दंगाई, जिसके ऊपर इतने बड़े आरोप है, वो देश का प्रधानमंत्री है। तड़ीपार देश का गृह मंत्री है। तो ये कितने साफ छवि के लोग हैं, आप देख सकते हो। और जहां तक केजरीवाल की बात है, केजरीवाल का तो जो दोहरा चरित्र है वो आप देख ही सकते हो। दिल्ली में 7 सीटें लोकसभा की बीजेपी जीतती है और विधानसभा में इनकी सरकार आती है। ये कुछ ना कुछ तो सेटिंग है भाई साहब। जो मशीनें हैं उन्हीं से केजरीवाल को लाया जाता है और मशीनों से ही बीजेपी को लाया जाता है। एक ही बात है इनकी, कोई अलग बात नहीं है, ये एक ही लोग है ये। सर, ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि मैं रिपीट कर दूं कि आपने बोला है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बिल्कुल एक ही थाली है। लड़ाई तो एकलव्य की और अर्जुन की थी। ये लड़ दुर्योधन और अर्जुन रहा है, आपस में लड़ रहे साले। इनका जो ट्रॉफी जीतते हैं, जब भी इनके घर में जाती है, हारते हैं जब भी इनके घर में रहता है। तो जहां निर्णय हो रहा है उनसे तो लड़ाई नहीं हो रही ना। 85% जो मूल निवासी समाज है उससे तो लड़ाई नहीं हो रही। समस्या जी। ये है। और जो मूल निवासियों के ठेकेदार है वो कहीं ना कहीं एजेंट बने बैठे हैं समाज के। जो
आपने आप जिस समाज की बात करते हो, वाल्मीकि समाज की बात करते हो, आप दलित समाज की बात करते हो, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो दलित समाज की कितनी ज्यादा चिंतित है या नहीं है? देखिए टीनू भाई, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, जब मैं इनकी कैबिनेट में मंत्री था तो मैंने बहुत बड़े स्केल पे बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन जन्मदिन मनाया था। जी। लेकिन जैसे ही मैं हटा मिनिस्टर पद से, उसके बाद राजेंद्र पाल गौतम है जो अपने रविदासिया समाज से आते हैं, और वो समता सैनिक दल का अध्यक्ष भी रहा है। आज तक उस आदमी ने बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन नहीं मनाया, उस पार्टी के प्लेटफॉर्म पे या गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे। दूसरा, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया, पूरी दुनिया में पहला मैं मंत्री था जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल डे गवर्नमेंट की तरफ से मनाया। उसके बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डे नहीं बनाया। और एक सबसे बड़ी मैं बात बताऊं आपको, मेरे पास प्रमाण है और एविडेंस है, और मेरे पास रखे हुए आज भी। मैंने केंद्र सरकार को पत्र लिखे थे जब मैं मंत्री बना था, कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से इस देश में डेमोक्रेसी है, और जब गणतंत्र दिवस की परेड निकलती है 26 जनवरी, बाबा साहब का स्टेचू या झांकी नहीं होती, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बाबा साहब अम्बेडकर का इसमें कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले कि ये भारत अगर महान है तो अम्बेडकर की वजह से महान है, ज्योतिबा फुले की वजह से महान है। तो उसके जी। बाद मैं बताऊं आपको, 2016 में टीनू भाई वो चीज हमने कामयाब की। 2016 में पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर की झांकी, बाबा साहब का डोला शामिल हुआ 26 जनवरी की परेड में। और जब मैंने केजरीवाल को कहा कि जी ये मैंने पत्र व्यवहार किया था, ये चिट्ठियां हैं जो लेटर मैंने डिफेंस मिनिस्टर को लिखे थे, वेंकैया नायडू को, हम ये पब्लिश करवाते हैं कि हमारी सरकार की इनिशिएटिव से आज देश की सरकार ने 26 जनवरी में झांकी शामिल की। तो केजरीवाल ने कहा यार झांकी शामिल करवानी थी, तुमने करवा दी, खत्म बात, इस अखबार में देने की जरूरत क्या है। तो ये लोग चाहते भी नहीं है कि हमारे आदमी है किसी का नाम आ गया है। और आज भी तो दलित मंत्री है, दलित डिप्टी स्पीकर है, लेकिन वो कभी बात ही नहीं करते। हमने चाहे हाउस हो चाहे बाहर सड़क पे हो, मैंने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर की समाज की बात की है और हमेशा करता रहूंगा। और केजरीवाल जितना बड़ा दलित हितैषी, मैं आपको बताता हूँ, जितनी बिल्डिंगें बनी है स्कूलों की, सभी जी। के अंदर SC ST कंपोनेंट फंड का पैसा लगाया गया है भाई साहब, शेड्यूल कास्टों का पैसा लगाया गया है, हमारा हक वहां पर लगाया गया है। और ये बेवकूफ बनाते हैं, कोई भी फंड जितना भी एलोकेट करते हैं सारा दूसरी स्कीमों में, चाहे इनका एड एजेंसी उनको देने का काम करे। लेकिन जो हमारे लोगों के लिए मैंने 8 स्कूल डिजाइन किए थे समाज जी। कल्याण विभाग की तरफ से, जिसमें SC ST OBC के बच्चे पढ़ते, और वो बोर्डिंग स्कूल थे, जगह भी आइडेंटिफाई हो गई थी, सिलेक्शन भी हो गया था, सारी जो है ना स्कीम भी बन गई थी। वहां पर गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, शेड्यूल कास्टों को, OBC को, माइनॉरिटी के लिए बहुत बड़े स्केल पे स्कूल खोलता मैं, 8 स्कूल पूरी दिल्ली में, जिसमें कम से कम नहीं तो 80 से 90 हजार, 1 लाख के करीब बच्चे पढ़ते। 25-25 एकड़ में स्कूल की जमीन आइडेंटिफाई की थी भाई साहब। लेकिन वो सारे कार्यक्रम मेरे फेल कर दिए केजरीवाल ने। मैं समाज की बात करता था, इसलिए ये लोग मेरे खिलाफ थे, नहीं तो मैं भी वहां पर मड़ाई चाटता रहता, हंसराज से, राजकुमार वेरका, राखी बिरला, इन लोगों की तरह मैं भी बैठा रहता आराम से, मुझे क्या जरूरत थी धक्के खाने की। एक सवाल आया है, मैं जल्दी से जो ले लूं। दीप चांडेलिया, उनका एक सवाल है जी कि संदीप जी, आपकी पार्टी में उन्होंने आम आदमी पार्टी की बात की है, जो टिकट्स को लेके क्या स्ट्रेटजी होती है? देखिए भाई, ये तो आपको लगता है कि टिकट की क्या स्ट्रेटेजी होती है। इस देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी में, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, इंक्लूडिंग बहुजन समाज पार्टी, ये लोग बिना पैसे के, बिना रसूख के आपको टिकट नहीं देते। जी। ठीक है, जब स्टार्टिंग होती है किसी भी पार्टी की, वो पहले चुनाव तक ईमानदार रहती है, उसके बाद वो कभी ईमानदार नहीं रहती। हाँ जरूर, अगर बाबा साहब जैसे लोग रहते आज, अगर मान्यवर काशीराम जैसे लोग रहते, तो वो तो जरूर ईमानदार रहते। मुझे साहब काशीराम की एक बात याद आती है। साहब काशीराम की जब पहली बार सरकार बनी तो उन्होंने एक बणिए को राज्यसभा से भेजा था, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और कहा अपने समाज के लोगों से कि भाई मैंने इस बणिए को राज्यसभा से भेजा है। तुम लोग सोचोगे कि भाई साहब ने बणियों को क्यों भेजा, किसी चमार को, वाल्मीकि को क्यों नहीं भेजा, या दलित को, बहुजन को क्यों नहीं भेजा। तो साहब काशीराम ने कहा कि इसने मुझे 50 लाख रुपए दिए थे चुनाव लड़ने के लिए, और जब आप किसी बड़े आदमी का पैसा लोगे तो उसका इशारा भी मानना पड़ेगा। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी, आज जो केजरीवाल प्रोजेक्ट किया गया है, हजारों करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है, ऐसे ही केजरीवाल नहीं चुनाव जीत के आया, या ऐसे नहीं भेजा गया।
इसको बैकडोर से बहुत सारा पैसा दिया गया। आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, मैं बताऊं आपको, नवीन जिंदल ने भी पैसा दिया इसको, कांग्रेस का सांसद है वो तो, नवीन जिंदल ने इसको पैसा दिया, बहुत सारे लोगों ने इसको पैसा दिया कि भाई तू एक वैक्यूम जो इकट्ठा हो रहा था बहुजन समाज की राजनीति के लिए, उस वैक्यूम को खत्म कर दो ताकि ये बहुजन समाज के लोग राजनीति के बारे में सोच ही ना पाए। तो सारी, चंदालिया साहब, सारी राजनीतिक पार्टियां एक ही जैसी है, बिना पैसे के, बिना सिफारिश के, बिना अप्रोच के ये टिकटे विकटे कुछ नहीं देते। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है केजरीवाल। केजरीवाल ने लाल बहादुर शास्त्री के पोते की टिकट काट के द्वारका से महाबल मिश्रा, कांग्रेस के सांसद के करप्ट बेटे को विधायक बना दिया, उसकी टिकट उसको दे दी। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पूरे चुनाव में घूमता था कि ये लाल बहादुर शास्त्री का पोता है जी, हम इसको साथ लेके आए जी, हम राजनीति ईमानदार करेंगे जी। उसी की बेचारे के वो सीईओ था कैलिफोर्निया में एप्पल का, उसकी नौकरी छटवा के इंडिया लाया और फिर उसको पार्टी से निकाल दिया, टिकट नहीं दी। और कमांडो सुरेंद्र दिल्ली कैंट से फौजी था, जिसके नाम पे पूरी दिल्ली में उसने प्रचार किया, उसको पार्टी से निकाल दिया। सुखवीर दलाल एमएलए है मुंडका से, 20 करोड़ में उसकी टिकट बेची गई। ये सारे सारे नंगे लोग हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। मैं माफी चाहूंगा कि इनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत ही घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं जो समाज को बेचने का ही काम कर रहे हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक जैसी पार्टी है। अभी कुछ देर पहले देखा गया कि आपने एक नई पार्टी बनाई है जी। पार्टी का नाम शेरे पंजाब, कीर्ति किसान शेरे पंजाब, द्वितीय किसान शेरे पंजाब। हाँ, कीर्ति मेरे मजदूर होता है, किसान और शेरे पंजाब, या मजदूर किसान की जो लेके शेरे पंजाब, पंजाब को लेके वो टारगेट करके। अच्छा, जो 2022 में चुनाव आ रहे हैं, आप कितनी सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हो पंजाब में? देखिए, हम तो 117 की 17 सीटों में चुनाव लड़ेंगे और हमारे बिना पंजाब की सरकार नहीं बनेगी। और मैं आपको बताऊं, ये पार्टी मैंने नहीं बनाई। बहुत लोगों का ये सवाल है टीनू भाई, ये पार्टी मैंने नहीं बनवाई। मैं तो 3 साल से लगा हुआ था पंजाब के लोगों को कि आप लोगों को आज नहीं तो कल आपको राजनीतिक रूप से खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप नहीं खड़े होते तो आपका सौदा हमेशा हुआ है, हमेशा होता रहेगा, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, सभी राज्यों में जो है ना, इन लोगों का सौदा हुआ है। तो जो ये पार्टी बनी है, इसमें जो मेन हमारे लोग हैं, जो प्रधान हमने बनाया है, वो कैप्टन चंदन सिंह सिद्धू है, पैराट्रूपर है, वो उसमें रहे हैं आर्मी में, वो इसके प्रधान है पंजाब के। और लद्दड़ साहब आईएएस थे, आरएस लद्दड़ साहब, वो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। और कैप्टन विरक है, वो हमारे जनरल सेक्रेटरी है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है, एक तो हम लोग ब्राह्मण को अपनी पार्टी में नहीं रखेंगे, चाहे हमें जीरो मिले। आपकी संदीप जी, यहाँ पे मैं एक सवाल पूछता हूँ। आपने कहा ब्राह्मण को पार्टी में नहीं रखेंगे, आपकी जो लड़ाई ब्राह्मण से है या ब्राह्मणवाद से है? देखिए, मैं बताऊं आपको, जो अगर जैसे मान लो मैं एक जाति में पैदा हुआ हूँ, उस जाति के प्रति, उस समाज के प्रति हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। ब्राह्मण समाज का व्यक्ति ब्राह्मणवाद से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अगर वो कभी भी कोई बात आएगी तो आरएसएस वाले उसे गुमराह कर सकते हैं। और आपके सामने एग्जाम्पल भी बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश में, जिस एक ब्राह्मण ने पूरा बहुजन मूवमेंट ही खत्म कर दिया। तो ब्राह्मण पे हम कभी भरोसा नहीं कर सकते। ब्राह्मणवाद को ब्राह्मण ही फैलाता है, मनुवाद को ब्राह्मण ही फैलाता है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था आधारित जो समाज है, हम इस समाज के जिसने बांटा है उसको बिल्कुल नहीं रखेंगे। इनफैक्ट हम लोग बूथ लेवल पे भी ब्राह्मण को नहीं रखेंगे। आपने कहा कि जी 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 बोलिए, कुछ कह रहे थे आप। इसमें मैं बताऊं आपको, जो पंजाब में जो राजनीतिक दल बनाया गया है, मैं तो इनका सहयोग करने के लिए आया हूं। ना तो मुझे पंजाब में चुनाव लड़ना, ना मैंने कोई पद लिया। मैं इनकी एक जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी होती है, मैं उसका चेयरपर्सन हूं। और मैं उसमें इसलिए हूं कि कोई गलत निर्णय ना लिया जाए, गलत आदमी को टिकट ना दी जाए। गलत आदमी कोई भी, बहुत सारे लोग आएंगे, क्योंकि इस पार्टी की लहर जबरदस्त बन चुकी है। कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 जजों ने पार्टी ज्वाइन करी है। 3 जजेज ने पार्टी ज्वाइन करी है। एक ब्रिगेडियर है, जट सिख है, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। कुछ एक्शन है, 3 महिलाएं हैं जनरल कैटेगरी की जो प्रिंसिपल रही है, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है। कम से कम 15 लोगों ने, जो टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, उन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। तो समस्या ये है कि ये जो मीडिया है, ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं दिखाएगी, लेकिन केजरीवाल
अगर एक छोटे से किसान को भी ज्वाइन करवाता है तो उसको बड़े स्केल पे दिखाएगी, फ्रंट पेज पे छापेंगे, क्योंकि वो पैसे लेते हैं। आम आदमी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, है ना, इन लोगों को दिखाएगी। हमारे लोगों को तो बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। साहब काशीराम को कभी नहीं दिखाया इन्होंने, बाबा साहब को कभी नहीं दिखाया। तो ये बड़ा बड़ा षड्यंत्र है टीनू साहब। केजरीवाल साहब की आपने बात की, वो अमृतसर में जब आए थे, उन्होंने जो कुमार प्रताप सिंह को भी ज्वाइन करवाया, उसके बाद उन्होंने कार्ड दिखाए। उन्हें कहा कि ये कैप्टन सरकार के वो कार्ड हैं, जिसके पास ये कार्ड होगा, हमारी सरकार आने पे पंजाब में हम उनको नौकरी देंगे, और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी उनको बेरोजगारी का भत्ता देंगे। आप एक चीज देखिए ना, पिछले चुनाव में, जो पिछला जी चुनाव था, उसमें फॉरेन के लोगों ने कितना इनको फंडिंग किया, कितना इनका समर्थन किया, लेकिन केजरीवाल ने क्या सेटिंग करी कि वहां सरकार नहीं बनने दी। पिछली बार भी सरकार बन सकती थी, लेकिन केजरीवाल ने सरकार नहीं बनने दी, और इस बार भी नहीं बनने देगा। ये आप बिल्कुल लिख कर रख लें कि सरकार नहीं बनने देगा। उसका कारण है, केजरीवाल के चोर रास्ते से बीजेपी के लोग शामिल हो रहे हैं आम आदमी पार्टी में। आप जो कंवर प्रताप की बात कर रहे हो, उस कंवर प्रताप को जब उसने नौकरी छोड़ दी, रिजाइन किया, और जो उसने चार्जशीट बनाई, उसमें जी उसने जो 3 लोग और थे, जो कमीशन में जो एसआईटी थी, उसमें 3 लोग और थे, उन तीनों के साइन नहीं है उसकी रिपोर्ट पे। क्यों नहीं करवाए? ताकि बादल आराम से बच के निकल जाए। और उसके बाद जो हरियाणा का जो सिख प्रबंधक कमेटी का, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, बीजेपी ने उसको बनाया, वो उसको अकाल तख्त साहब पे सम्मानित करता है, और उसको केजरीवाल अपनी पार्टी में लेता है। किरण बेदी, वीके सिंह, आपके जितने भी लोग बीजेपी के थे आंदोलन में, सारे केजरीवाल के साथ थे, बीजेपी में गए। तो ये केजरीवाल जो है बीजेपी की बी टीम है। कुछ लोग तो केजरीवाल के माध्यम से घुसाए जाएंगे पंजाब में, कुछ लोग आपके बादलों के भरोसे घुसाए जाएंगे पंजाब में, कुछ जो अपनी जो बहुजन समाज के सबसे बड़े नेता कहते हैं, ये जो हाथी वाली पार्टी, इसके माध्यम से घुसाए जाएंगे पंजाब में। और मैं एक और चीज कहता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गरेवाल साहब जो पंजाब के बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा अगर हमारी 5 सीटें भी आती हैं तो हम सरकार बनाएंगे। तो वो किस दम पे कह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आप ये देखो कि पंजाब में जो चुनाव है ना इस बार, वो पंजाब के लोग एक साइड है, और बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, बीएसपी, अकाली, ये सब एक साइड है। और किसान जत्थेबंदियों ने ऐलान किया है कि इन किसी भी पार्टियों को पंजाब के किसी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। सिर्फ कीर्ति किसान शेरे पंजाब पार्टी को पंजाब में घुसने दिया जाएगा, ये जत्थेबंदियों ने ऐलान किया है। ये बहुत बड़ी बात है टीनू भाई। और आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जो सभी पार्टीज हैं, सभी पार्टीज का जो आपने नाम लिया, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, इवन आपने कांग्रेस का भी नाम लिया, ये सभी कांग्रेस, सभी बीजेपी का एक पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप हनुमान के मंदिर में जाओ, चाहे शेरावाली के मंदिर में जाओ, चाहे किसी और के मंदिर में जाओ, मंदिर तो एक आदमी का ही है, ब्राह्मणों के ही है मंदिर, तो ब्राह्मणवाद जी तो इनका ही है। चाहे कितनी पार्टी है, चाचे ताऊ के बच्चे मिलजुल के फिर सरकार चलाएंगे। इनको असली बहुजन समाज के नेताओं को, जो अम्बेडकर राइट है, उनको सत्ता में नहीं आने देना, कुछ भी हो जाए चाहे। इनका मकसद आप वो है। आपने बोला कि आप 117 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे। जी आप 117 में से कितनी सीटें जीतेंगे आप? देखिए, हम लोग जो है ना, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं, हम 35 सीटों से नीचे नहीं आएंगे। विनिंग मार्जिन हमारा 35 सीटें हम लोग जीतेंगे कम से कम। और हमारा टारगेट 50 प्लस सीटें है। 50 प्लस तो हम जाएंगे ही जाएंगे। और आपको बता दूं, जो जितने लोग ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े अधिकारी जो ज्वाइन कर रहे हैं, ये सारे लोग हम इन लोगों को चुनाव लड़वाएंगे, और ईमानदार राजनीति की शुरुआत पंजाब से करेंगे। और मुझे तो पंजाब में सरकार बनवाने के बाद, मुझे तो अपना हरियाणा में लग जाना है, दिल्ली में लग जाना है, मुझे तो पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे देश में घूमना है। बाबा साहब का जो मिशन है वो घर घर तक लेके जाना, मुझे तो यही काम है सिर्फ पूरी जिंदगी। संदीप जी, आपने कहा कि 35 सीटें आप लेके आएंगे और आप सरकार भी बनाएंगे। जी दूसरा, आप ये कहते हैं कि जो सभी लोग आ रहे हैं, आप कहां से सीटें निकालेंगे? माझा, मालवा, दोआबा, दोआबा की सीटें हैं, दोआबा में से आप माझा में, मालवा में कहां पे ज्यादा काम कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो टारगेट है सबसे पहले,
सबसे पहले तो हमारा टारगेट है रिजर्व सीटें जो हमारी है, ठीक है, जी वो हम तकरीबन जो है ना 30+ हम टारगेट लेके चल रहे, 30+ हम सीटें जीतेंगे, ठीक है। दूसरा, रिजर्व सीट्स आई थिंक 34 रिजर्व सीट्स हैं तो पंजाब में। 34 रिजर्व सीट है, हम जी 30+ जीतेंगे आराम से। और हमारी 10 हमारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि उनको तो दुनिया की कोई ताकत हरा ही नहीं सकती, जो जनरल सीटों पर लड़ेंगे, और वो निर्दलीय भी लड़ते, वो जब भी चुनाव जीतते वो जो हमारे बाकी। साथ। जी। जी और जो सीटें हैं जो बची हैं, उन पे हम लोग ऐसे एक रेफरेंडम करवा के, लोगों से बात करके, अपने कार्यकर्ता से बात करके हम लोग टिकट भी देंगे, और लोग उनको चुनाव, किस पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अकाली हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बीएसपी हो, इन सब से आप लोग पैसे भी लो, इनकी दारू भी हो, इन्होंने आपके पंजाब को लूटा है, लेकिन वोट खिलती किसान, आप जो जमीन से जुड़े बच्चे आपके, तो ये हम पूरे सर, लग पंजाब रहा में है कि कैंपेन रहेगा। आपका जो नेटवर्क का इशू आ रहा है, आई थिंक जी जी, मैं नेटवर्क थोड़ा का इशू दूसरे आने से, के हवाले से। मैं वो कर लेता हूँ, हॉटस्पॉट ज्वाइन कर लेता हूँ दूसरे फोन का। जी एक मिनट होल्ड करना आपसे, जी हमारी बात हो रही है, मैं दर्शकों को बता दूं एक संदीप जी मिनट से। होल्ड करना। संदीप वाल्मीकि, थोड़ा टेक्निकल इशू है, वो अभी टेक्निकल इशू है, फिक्स होगा, तब तक हम बात करते हैं कि जो वो बात कर रहे हैं, उन्होंने काफी इल्जाम लगाए हैं केजरीवाल साहब पे, आम आदमी पार्टी पे। ये आम आदमी पार्टी के विधायक भी रहे हैं, ये मंत्री के पद पे भी रहे हैं। मंत्री के पद पे रहते हुए उन्होंने काफी काम किया, और उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। तो छोड़ने का उन्होंने कारण बताया कि केजरीवाल साहब जो न्यूट्रल होके नहीं चल रहे थे। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगाया इन्होंने आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल पे। उसके बाद ये बात करते हैं श्रोमणी अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी की बात की है, और जो गठबंधन है उसके बारे में इन्होंने बात की है, तो कांग्रेस के बारे में बात की है। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो सभी लोग हैं, सभी पार्टीज हैं जो बीजेपी की पार्टी हैं। जी संदीप जी। जी टीनू भाई, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने जो आम आदमी पार्टी छोड़ी और जो रिजाइन किया, दिल्ली में जो गुरु रविदास मंदिर तोड़ा गया था, गुरु घर तोड़ा गया था, उसमें हमने केजरीवाल से पूछा कि आप इस आंदोलन के पक्ष में आइए, तो उन्होंने मना कर दिया था क्लियर कि हम जो है ना, आपका सामाजिक मसला है, हम आपके इसके पक्ष में नहीं आ सकते। लेकिन जी उल्टा पंजाब में वो कहता है कि जो बरगाड़ी इशू है, जो गुरु की बेअदबी हुई है, हम उसका बदला लेंगे। अरे जब आप लोग विपक्ष में थे, वहां पर नेता विपक्ष आपका आज भी है, तो आपने कितना आंदोलन किए गुरु ग्रंथ साहब के सम्मान में, या बरगाड़ी इशू को लेकर के? तो ये सिर्फ ढकोसले वाला आदमी है। जब गुरु घर तोड़ा गया दिल्ली में, रविदास मंदिर, तो हमारी 21 अगस्त की जो है ना हमारी रैली थी रमना मैदान में, मैंने 17 जी तारीख को, 1 साल बचा हुआ था एमएलए का, मैंने उस एमएलए पद से भी इस्तीफा दे दिया था, और मैं समाज के साथ खड़ा हो गया था। मैंने उसके बाद दूसरी बार केजरीवाल ने मिन्नतें भी करी, मैंने उसकी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा, है ना। और जहां तक आपने अभी बात की गठबंधन की, पंजाब में, हम्म पंजाब में जो बसपा और अकालियों का गठबंधन की जो आपने बात करी टीनू भाई, ये जी गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन नहीं है। ये तो जो सीरी और किसान का संबंध है ना, बीएसपी ने अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अकालियों के सीरी लगा दिया। और ये तो जो गठबंधन है ना, ये अकाली और बीएसपी के बीच में नहीं है, ये अकाली बीच में बीजेपी है, और उसके बाद बीएसपी है। आप देखिए, जहां पर बीएसपी मजबूत थी, दुआबा और जो सीटें फ्लोर है, या और सीटें थी जो मजबूत थी, वहां पर एक भी सीट बीएसपी को नहीं ली जी गठबंधन में। और जो सीटें ली हैं, जो 20 सीटें ली हैं, पहली बात तो सीटें ही कम ली इन्होंने, और जो 20 सीटें ली हैं वहां पर बीएसपी को कहीं 300 वोट आई है, कहीं 400 वोट आई है, कहीं 500 वोट आई है। एक सीट तो ऐसी है जहां 197 वोट आई है। तो ये क्या कर रहे हैं, वहां पर जहां पर बीजेपी मजबूत थी, वहां पर बीएसपी को सीटें दी गई, ताकि बीएसपी वोट काटे और बीजेपी चोर रास्ते से सरकार में आ जाए। सर, ये बहुत अनंतपुर बड़ा साहब स्कैम की है। जो सीट है, जी अनंतपुर साहब की जो सीट है, जो जी अभी आपने बोला कि जी अनंतपुर साहब की सीट है, बीएसपी को दी गई है। जी इसके बारे में
और चमकौर साहब, ये 2 सीटें हैं जहां पे कांग्रेस के जो एमपी रवनीत सिंह बिट्टू है, उन्होंने बोला कि जो हमारी पवित्र सीटें थी जी ये बीएसपी को दे दी। उसके उन दोनों के बारे में जी अकाली देखिए दल को जो जी अकाली दल का जो कैंडिडेट था उसको जी 58,878 वोट्स पड़ी हैं आनंदपुर साहब में। जी जी, जी जो मैं अकालियों की बात कर रहा हूं, अकालियों को मोहाली से जो जी बीएसपी को सीट दी गई है उसमें जी 50,782 वोट, लगभग 50,000 से ज्यादा, 50,500 से ज्यादा वोट डाले गए हैं जी अकाली दल को। अकाली दल ने जी तीसरी जो सीट दी है जलंधर नॉर्थ की, 52,000 जी से ज्यादा वोट डाले हैं अकाली दल को। नहीं, आप उसमें बीएसपी की वोट देखो ना, बीएसपी की वोट कितनी है वहां पर। वो अलायंस की मैं बात कर रहा हूं, टोटल अलायंस की, आज की डेट में तो अलायंस नहीं को देखा जाएगा जी। नहीं, अलायंस को देखा जाएगा, लेकिन अलायंस में ये थोड़ी ना भाई कि एक को तो 1 किलो दे दो और एक को 1 क्विंटल दे दो। ये थोड़ी ना, आप बीएसपी की वोटें देखो ना, वहां पर बीएसपी कितनी वोटें हैं। और जहां तक बात इसकी है बेअदबी की है, या इन्होंने कहा कि जो पवित्र सीट है वो उनको दे दी, तो इनको मैं देखो, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मैं सामाजिक हूं। अगर जी गुरु ग्रंथ साहब की बात की जाए और गुरुओं की बात की जाए, तो जो 10 गुरु हुए हैं उनमें एक भी तो सिख गुरु नहीं है, एक भी जट सिख हो तो मुझे बताओ आप, या तो ओबीसी के हैं या एससी के हैं। इस सिखिज्म को स्टैब्लिश करने के लिए हमारे महापुरुषों ने कितना बड़ा त्याग किया है, शायद ये रवनीत बिट्टू जैसे लोगों को पढ़ने की जरूरत है। जी, तो आप कैसे देखते हैं रमनीत सिंह बिट्टू के उस बयान को? जी, लगता है कि इशू वो जो टेक्निकल जो इशू है साउंड का, वो अभी भी है। आई थिंक नेटवर्क का इशू आ रहा है। तो बात हो रही थी कि जो अकाली बीएसपी का अलायंस है, बीएसपी का जो अलायंस, और दोनों के बीएसपी 20 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी और श्रोमणी अकाली दल 97 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगा। तो उनमें से यदि एक और जी 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 जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है। तो जी जी इनको सोचना चाहिए था, है ना, और इसके खिलाफ पूरे कांग्रेस के जो है ना पूरे आंदोलन करने चाहिए थे कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन कहीं कोई आवाज ही नहीं उठी, कुछ बात ही नहीं हुई, है ना, सिर्फ राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं है। कांग्रेस कांग्रेस के जो लीडर हैं रवनीत सिंह जी बिट्टू, जे एससी कमीशन जी पे इनको दिल्ली में बुलाया गया, सॉरी एससी कमीशन चंडीगढ़ में बुलाया गया, उन्होंने वहां पे मीडिया में भी आके बोला कि मेरा ये मकसद नहीं था, मैं बिना शर्त इसके लिए माफी मांग रहा हूं। और आदमपुर पे उन पे आदमपुर एरिया में उन पे एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए कितने ही लोगों पे एफआईआर दर्ज होती है भाई, यहाँ जी, कभी कानूनी कार्रवाई तो होती नहीं है ना, तो इससे आगे पुलिस आप उनके बताएं क्या होना वकील चाहिए था? कुछ नहीं। कांग्रेस को, अगर कांग्रेस दलितों के बारे में आज थोड़ा बहुत सोचती है, क्योंकि दलितों ने ही कांग्रेस को कांग्रेस बनाया है और मुसलमानों ने, तो तुरंत जी प्रभाव से कैप्टन को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, जो सीएम है। और सबसे बड़ा संज्ञान इस पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को लेना चाहिए था, इसको तुरंत पार्टी से निकालना चाहिए था। और नहीं तो पंजाब के लोगों को, पंजाब के दलितों को कांग्रेस को निकालना चाहिए। एक भी सीट नहीं देनी चाहिए इनको, एक भी वोट नहीं देनी चाहिए, इनको भगाना चाहिए जूते मार मार के घरों से जब वोट मांगने के लिए आए। एक सवाल आया है मिस्टर केन, उनका सवाल उन्होंने किया है, जस्ट it seems he was raised a new party to divide and reduce the BSP vote bank. It seems he is creating division between Balmiki and Ravdasi community to favor BJP. वो बोला कि अरे वो संदीप जी कोई आप बात, पे इल्जाम मैं लगा रहे हैं ये लोग। मैं बताता हूँ टीनू भाई, इन जी इल्जाम लगाने वालों से ये पूछो कि फूल सिंह बरिया का क्या गुना था, संदीप वाल्मीकि का क्या गुना था, चंद्रशेखर रावण का क्या गुना था। क्या इनको काबिल लोग नहीं चाहिए बहुजन समाज पार्टी को? अरे मैंने जो किया बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने भी नहीं किया होगा। मैंने दिल्ली विधानसभा में कहा कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, बहुजन समाज की सरकार बननी चाहिए, लेकिन ये लोग, इनको नाकाबिल लोग चाहिए, ना बोलने वाले लोग चाहिए, और जो लोग सिर्फ चापलूसी करते रहे, जो काम ना करे, वो लोग चाहिए। और मैं आपको बता दूं,
जब तो ये बात ठीक होती कि भाई लोग डिवाइड करना चाहते हैं या करना नहीं चाहते। अरे तुम बराबर का हिस्सा तो लेते, जिस संख्या जितनी है हमारी पंजाब में, आपने तो संख्या बल के आधार पे भी समझौता नहीं किया। हम लोग की 31% है, आप लोगों ने क्या समझौता किया? दूसरी बात, मैं आपको बता दूं, इनके ही बहुत बड़े लीडर ने, बीएसपी के ही बहुत बड़े लीडर से मेरी बात हुई, सांसद है वो, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। मैंने कहा कि अरे साहब ये क्या अनर्थ कर दिया, क्या कर दिया आप लोगों ने? तो जी उन्होंने कहा कि संदीप भाई, चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत थी हमें इसमें उत्तर प्रदेश में, और बहुत बड़े स्केल पे चीजें मैनेज हुई है। ठीक है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कह सकते, हमें पंजाब से कोई लेना देना नहीं है, हमें उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से लड़ना है। और बहुत ज्यादा खुश बादल खूब बरसे उत्तर प्रदेश में, बोरिया भर भर के बरसे उत्तर प्रदेश में बादल। तो ये सारा समाज समझ रहा है। ये जो अंधभगत है ना, मैं भाई को अंधभक्ति कहूंगा। और भाई गधा तो मोदी का भी ऐसा, मायावती का भी ऐसा, गधे ने तो गधा ही रहना है, उसकी प्रवृत्ति कभी नहीं बदलनी। माफी चाहूंगा, उसको बुरा लगे, लेकिन ऐसे ही अंधभगत बीजेपी के पास भी है। पूरा देश बेच दिया मोदी ने, लेकिन उनके लिए मोदी अच्छा है। और ये जो देशभक्ति के सर्टिफिकेट मोदी बांटता है, और ये जो मिशन के सर्टिफिकेट बीएसपी वाले बांटते हैं ना, 2022 के बाद इस देश में बीएसपी का नाम लेवा नहीं रहेगा कोई भी। आप उत्तर प्रदेश में अगर 20 सीटें आ जाए तो मेरी नाक काट लेना, मुझे तो फिर आ जाती है आदमी की। 20 सीटें भी नहीं आएंगी बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, ये लिख लेना टीनू भाई आज की ये बात मेरी। तो आपने कहा कि बीजेपी को 20 सीट्स भी नहीं मिलेंगी, बीएसपी को नहीं मिलेंगी 20 सीटें उत्तर प्रदेश बीएसपी में। को 20 सीट्स भी नहीं मिलेंगी। और जो बात चली वहां पे कि आ, वो चार पार्टीज का जो अलायंस हो रहा है उसके बारे में, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आजाद समाज मिलेंगी उसमें पार्टी। उत्तर प्रदेश में, देखना आप। जी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। जी मैं उत्तर प्रदेश की कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में देखना आप, ये जैसे आरपीआई के टुकड़े हुए ना, अब हर स्टेट वाइज दलितों की पार्टी बनेगी, क्योंकि सारे देश को बेचा ही है। वहां पर जो ना हर इलेक्शन में कोई ना कोई राखी बांधने पहुंच जाता है। कोई 100 करोड़ की बांधता है, कोई 500 करोड़ की बांधता है, कोई 1000 करोड़ की बांधता है। चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, कहीं भी हो, आज तक कोई भी वहां पर रिजल्ट नहीं आया। बेचा ही गया बहुजन समाज के लोगों को बाबा साहब के और काशीराम के नाम पे। जी तो संदीप जी, आपकी जो पार्टी पंजाब में है, जी पंजाब में अभी आप काम कर रहे हैं, काफी देर से लगे हुए हैं। मैंने देखा 2-3 साल से आप पंजाब के काफी टच में है, पंजाब के नेताओं के। जी। और आने वाले दिनों में काफी कितने लोग आपको लगता है कि बड़े लोग बड़े नाम लेके आ रहे हैं? देखिए भाई, हमें बड़े लोग और बड़े नामों की जरूरत नहीं है। हमें तो वो आदमी चाहिए जो ईमानदारी से काम करे। ये पार्टी जो है, ये कोई चुनाव के लिए नहीं बनाई गई 2022 के लिए, ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए बनाई गई है। और जब तक व्यवस्था नहीं बनेगी, हम लोग लगे रहेंगे। अब सरकारें नहीं, शासक बदलने की आवश्यकता है। आप लोगों ने 4 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में ही बनाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी क्या रिजल्ट आया आप लोग देख सकते हो। हाँ, 2 4 स्मारकें जरूर बनाई है, लेकिन स्मारकों से समाज का भला नहीं होना। वो होनी चाहिए थी, अच्छी बात है, वो बनाई है, लेकिन उससे समाज का कोई भला नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश में जो ये बात कह रहे हैं ना रविदासी और वाल्मीकि को बांटने की, जी अगर ये बात कर, आज मुझे एक प्रदेश बता दो पूरे देश में जहां पर कोई एक जाति के अलावा दूसरी जाति का प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रभारी हो, बता दो मुझे। जिला अध्यक्ष किसी और जाति का हो, उत्तर प्रदेश में एक भी सीट किसी वाल्मीकि को नहीं दी जाती। अरे बात प्रतिनिधित्व की है, बात जाति की नहीं है। साहब का श्री राम का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इस बहुजन समाज पार्टी में हिस्सेदारी कहाँ है? ये चाचे भतीजों की, मिश्रा जी की पार्टी बन के रह गई है ना। लोग लंदन से आएंगे और पार्टी चलाएंगे। वो पसीने वाला काशीराम तो दोबारा पैदा होना नहीं। ये तो आप लोगों ने निर्णय लेना है। अगर बिकना है तो वहां चले जाओ, अगर समाज बनाना है तो ईमानदारी से लगे रहो। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी बातें होंगी। ये तो पाकिस्तानी बताते थे, साहब काशीराम को भी आईएसआई का एजेंट बताते थे लोग, है ना। तो काशीराम ने आरपीआई छोड़ के ने बीएसपी बनाई थी, और बहुत बड़ा घर बनाया था हमारे जैसे युवाओं के लिए। लेकिन उस घर के सबके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए, खिड़कियां बंद कर दी गई, यहाँ तक के रोशनदान भी बंद कर दिए गए उस घर के, कि कोई सच्चा आदमी, मिशनरी आदमी उस घर में पहुंच गया तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। तो वहां तो सिर्फ अब जो है ना, वो भी बीजेपी कांग्रेस की तरह ही एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, और वो भी परंपरागत राजनीति करते हैं, कोई बहुजनों की राजनीति नहीं करते। आजाद समाज पार्टी
उनके काफी सीनियर नेता से आज मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि पंजाब में हम आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करने जा रहे हैं। जी, ये मैं बता रहा हूँ ना, देखो पता है क्या टीनू भाई, आप लोगों को सबके चेहरे बेनकाब होंगे। किसी का 1 साल बाद हो जाएगा, किसी का 2 साल बाद बेनकाब हो जाएगा। और जिस आजाद समाज पार्टी की बात कर रहे हो आप, इसकी भीम आर्मी ने दिल्ली में केजरीवाल को समर्थन किया। अरे तुम एक तरफ तो ब्राह्मणिकल व्यवस्था के खिलाफ हो, दूसरा तुम उन लोगों के साथ समझौता कर रहे हो, उन लोगों के साथ जा रहे हो। तो ये समझ में नहीं आएगी। तो दो चीजें हैं, या तो राजनीति करो या फिर मिश्र का काम करो। राजनीति करनी है तो आप बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष जो मायावती है उनकी तरह करो। कुछ भी करना पड़े आपको, चाहे समाज को गला दबा के राजनीति करनी पड़े, या समाज के ऊपर चढ़ के राजनीति करनी पड़े, या समाज को बेच के राजनीति करनी पड़े, या तो उस तरह की राजनीति करो, या फिर आप जो ना अम्बेडकरवाद की, काशीराम की राजनीति करो। ये तय तो मुखिया ने करना है। और ये तो सबके नकाब होने बेनकाब होने, आज नहीं तो कल हो जाएंगे बेनकाब टीनू भाई, सबका पता चल जाएगा। जी संदीप जी, जो समय वो भी भागा जा रहा है, बातें तो बहुत है करने के लिए। जी, आपका जो नंबर्स हैं, जी, कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल बीएसपी, आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी, तो बैंस ब्रदर्स, आपको क्या लगता है कि क्या सीट्स के, क्या नंबर के 117 को कैसे डिवाइड करेंगे आप? देखिए, हमें नहीं पता किसका क्या होगा, लेकिन हमारे बिना पंजाब की कुर्सी तय नहीं होगी। और अगर हमारे साथ या हमारे अपनी सरकार बनती है तो हम जो अम्बेडकरवादी जो विचारधारा है उसके ऊपर हम लोग मिलकर सरकार किसी से बनानी पड़ी तो बनाएंगे। और समझौता अम्बेडकरवाद के साथ नहीं होगा। और हम पूरी कैबिनेट में, मैं ये भी गारंटी देता हूं, अगर हम किसी के साथ समझौता करते हैं तो उसमें ब्राह्मण कोई मंत्री नहीं होगा उस पार्टी में, उस सरकार में। आपके सीएम का कैंडिडेट कौन है जी? देखिए, हमारा जो सीएम का कैंडिडेट होगा वो लोग तय करेंगे। पहले तो हम लोग इस अवस्था में आ जाएं कि हम लोग सीएम कैंडिडेट बना सके। अभी तो हमने बिल्कुल चलना ही शुरू किया है, तब लोगों के दस्त लग गए हैं। और सबसे ज्यादा दस्त जो लगे हुए हैं वो अकाली दल और बीएसपी और आम आदमी पार्टी के लगे हुए हैं। इनके सबसे ज्यादा दस्त लगे हुए। और हमारा जो चेहरा होगा वो ऐसा चेहरा होगा, बिल्कुल साफ सुथरा, ईमानदार, और जिस पे लोग भरोसा करेंगे, ऐसा चेहरा होगा। और तो ये जो कैबिनेट, जी जी, अभी आप डिक्लेयर नहीं कर रहे आपका कैंडिडेट कौन होगा? जहां अभी आपको ये लग रहा है कि हमारे जो कैंडिडेट जीतेगा हम उसी में से किसी को लेके आएंगे? नहीं नहीं, हमारे यहाँ हम लोग डेमोक्रेसी में भरोसा करने वाले लोग हैं। जो तय करेंगे लोग बैठ करके, उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। मुख्यमंत्री की कोई औकात नहीं होगी अगर वो अपने मर्जी से चलने लगा। तो हमारा मुख्यमंत्री बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी से चलेगा, संविधान से चलेगा। और हमारी जो फिलॉसफी है वो गुरु रविदास की फिलॉसफी है, गुरु नानक देव की फिलॉसफी है, गुरु ग्रंथ साहब की फिलॉसफी है, बाबा साहब अम्बेडकर की फिलॉसफी है। तो हम एक गढ़ा बनाने जा रहे हैं जी। आपने वाल्मीकि समाज की बात की, आपने ब्राह्मणिज्म की बात की, आपने रविदासिया समाज की बात की, आपने जट समाज की बात की, लेकिन पंजाब में बहुत बड़ा, यदि देखा जाए तो दो बहुत बड़े और समुदाय रहते हैं, तीन एक्चुअली, बुद्धिज्म है वहां पे सॉरी, और क्रिश्चियन, जो माजा बेल्ट है पूरी क्रिश्चियन है। और उसके अलावा यदि आप देखें तो इधर मलेरकोटला साइड बहुत बड़ा जो मुस्लिम भाईचारा है वो भी रहता है। आप देखिए उनके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, जो क्रिश्चियन है वो तकरीबन कन्वर्टेड दलित है, और दलितों में भी वाल्मीकि है। इस पार्टी में मैं बताऊं आपको, बहुत बड़े लेवल के क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग आए हैं। उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। और जो बौद्धिज्म की बात है, अम्बेडकरवाद बौद्धिज्म ही है ना, उसमें सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। इस बार जो कैबिनेट होगी पंजाब की, वो एक अद्भुत सी कैबिनेट होगी। वो बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी कैबिनेट होगी। उसमें सभी समुदाय का, सभी माइनॉरिटीज का, सभी लोगों का ध्यान रखा जाएगा। और हम जो कैंडिडेट सिलेक्शन करेंगे वो भी हम लोग, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के ऊपर हम लोग करेंगे।
संदीप जी, टाइम बहुत कम है। जी जी। अभी जाते जाते हमारे कुछ दर्शकों को कुछ संदेश या कुछ बताना चाहते हैं आप? देखिए, मेरा तो एक ही संदेश है कि भाई मानव मानव एक समान, जी बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था वो हमें पूरा करना है। और जो विदेश में भी लोग बैठे हुए हमें देख रहे हैं, आप लोगों जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि पंजाब के चुनाव में आप कीर्ति किसान शेरे पंजाब पार्टी को सहयोग करने के लिए इंडिया जरूर आए। 10-10 दिन का टाइम निकाल के आए, अपने अपने पिंडों में जाएं, लोगों को कन्विंस करें और एक नया पंजाब बनाने के लिए, एक पंजाब में बदलाव लाने के लिए लोगों को तैयार करें। और आप लोगों से एक और निवेदन करता हूं कि 1 रुपए से लेकर के जो भी आप लोग हमारी पार्टी का सहयोग करना चाहें उसका आप सहयोग करें, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग पैसे वाले लोग नहीं है। हमारा जो टकराव है वो कई कई हजार करोड़ के लोगों से होने वाला है। हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो पावर है, हमारी जो ताकत है, वो आप ही लोग हैं। आप लोगों ने ही हमें राजनीतिक रूप से वोट दिलवानी है और आप ही लोगों ने हमें चंदा दे करके अपने कैंडिडेट्स को मजबूती से चुनाव लड़वाने के लिए तैयार करना है। तो आप लोगों से निवेदन है, पंजाब को बचाइए। विदेश में बैठे हुए लोगों से, सभी भाईचारे से मेरी अपील है कि पंजाब को एक नई दिशा देने का आप लोग काम करें। और सोशल मीडिया पे इन चैनलों के माध्यम से जो आज टीनू भाई ने हमें इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दी, इतने देशों में हमें लोग देख रहे हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। आप लोग इनकी वीडियोज को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जन जन तक इस बात को पहुंचाएं कि इस बार जो है, जो सरकार है वो बाबा साहब के बच्चों की बनने वाली है, वो गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले लोगों की बनने वाली है। और मैं एक और आपको आश्वासन देता हूं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले ये जो लोग बैठे हैं सत्ता में, जो अपने एमएलए को, बेटों को नौकरी देते हैं और जो बेअदबी के बयान देते हैं, जिन्होंने बेअदबी की है, चाहे वो बादल हो जिन्होंने गुटखा साहब की सौ खाई थी, या कैप्टन हो जिसने सौ खाई थी, या बादलों ने, इन सबको कानूनन तौर पर जेल भेजने का काम हम लोग करेंगे। इनके ऊपर फर्स्ट डे से ही पहली कैबिनेट में डिसीजन लिया जाएगा और मुकदमे नहीं चले तो उनको तुरंत प्रभाव से फास्ट ट्रैक में मुकदमे चलवाने का काम करेंगे और इनको जेल में डालने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत। जाते जाते किसी ने ऑनलाइन आप पे एक सवाल किया है। जी लिखा है कि आप सबसे पहले कांग्रेस के साथ थे हरियाणा में, दिल्ली में, उसके बाद आम आदमी पार्टी में गए और उसके बाद बसपा का समर्थन किया, अभी जे पार्टी बनाई है, अब इससे आगे क्या? देखिए, ये भाई को शायद इसकी नॉलेज में मैं डाल दूं, मैं कांग्रेस में कभी नहीं था, ठीक है। जी दूसरा, आम आदमी पार्टी में हम आंदोलन, आम आदमी पार्टी हमने बढ़ाई थी, जी लाला जी ने कब्जा किया, केजरीवाल ने कब्जा किया, बढ़ाई हुई हमारी पार्टी है। बहुत जी लोगों ने बढ़ाई थी, उसमें योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, बहुत सारे लोग थे। और दूसरी बात, बसपा में मैं इसलिए आया था क्योंकि मुझे लगता था ये हमारा घर है, जहां मैं 65,000 से चुनाव जीत। जी। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਧਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਟੀਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए 600 वोट है बसपा। जी जी संदीप जी। जी, मेरी बात हो गई इस वक्त, आपको आवाज नहीं आई थी क्या? नहीं नहीं, मेरी हमें आवाज आपकी आ नहीं रही थी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, जिस भाई ने ये सवाल किया है उसको गलतफहमी है। मैं जी कभी भी कांग्रेस में नहीं रहा, मैं जी कभी कांग्रेस में नहीं रहा। और जो आम आदमी पार्टी है वो, उसमें मैं गया नहीं था, वो हमने बनाई थी सबने मिलके, बहुत जी सारे लोग थे, आप लोगों ने भी मदद की थी उस टाइम पे, लेकिन लाला जी ने उस पर कब्जा कर लिया। और दूसरी बात, जो मैं बहुजन समाज पार्टी में आया, मैं 65,000 से चुनाव जीता था, जहां से वहां बहुजन समाज पार्टी की 600 वोट है। और जी फिर भी मैंने बहुजन समाज पार्टी में आना चाहा। मैंने सोचा था कि अम्बेडकर राइट लोगों का एक घर है, यहाँ पर ईमानदार राजनीति होगी, समाज की बात होगी। लेकिन वहां पर जाके देखा तो वहां तो कांग्रेस बीजेपी से भी ज्यादा गंद निकला मनुवाद का। वहां तो मनुवादी आदमी उसको हेड कर रहा है। और फिर देखा, जब हमने बात रखनी शुरू करी तो उन्होंने हमें पार्टी में से निकाला, हमने नहीं छोड़ी, लेकिन हमने उसका विरोध फिर भी नहीं किया। आज ये जो पार्टी बनाई है, इसलिए बनाई है कि यहाँ पर अम्बेडकर राइट लोगों की जरूरत है और उसी तरीके से यहाँ पर काम होगा। आप लिख जी के रख ले, मैं कभी भी ब्राह्मण बनिए ठाकुर की पार्टी में
नहीं जाऊंगा जीवन में। जी संदीप जी, बहुत बहुत जी शुक्रिया टीवी एशिया के जी साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों से बेबाक बात रखने के लिए। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जय भीम, जय रविदास, जय कबीर साहब, जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। जी शुक्रिया जी। ਇਹ ਸਨ ਸੰਦੀਪ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਸੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਇਬ ਜ਼ਾਇਦੀ ਹੋਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਮਲਿਕ ਜੋ ਕਿ CEO ਨੇ ਚੈਨਲ ਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਟਮੈਨ ਜੋ ਕਿ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਰ ਹੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੋਸਟ ਨੇ ਸੰਧਿਆ ਮੈਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਵਨ ਵਰਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ श्रीमती दमन मलिक जी, जो कि मारा एजेंट ने, रजिस्टर मारा एजेंट ने। और बुधवार ये मेरा पोलीटिकल ਜਿਹੜਾ करंट पोलीटिकल सिचुएशन है ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ 4 ਵਜੇ ਜਗੇੜਾ ਗੁਰਦੀਪ ਜਗੇੜਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਾਰਿਸ। ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਟੀਨੋ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ, ਨਮਸਕਾਰ।